गांधी अकादमिक संस्थान के प्लेटफॉर्म पर, सागर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसी शख्सियत का आना जारी रहेगा जो आपको मोटिवेट करेंगे, जिनसे मिलकर के आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिनके अनुभवों को आप सुनेंगे तो आपको आगे अपने लिए एक दिशा मिलेगी कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। हम सब सब्जेक्ट पर आपसे लगातार बातचीत करते रहते हैं, पर्सनालिटी के सवाल पर भी आपसे हम बात करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ गांधी अकादमिक संस्थान की एक खासियत है कि जब ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं तब जो है गांधी अकादमिक संस्थान में, सागर एकेडमी में बहुत सारे ऑफिसर्स आते रहते हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। वह आपको गाइड करते हैं कि अपनी आप दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें, अपने समय का कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधन करें, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज आपसे हमने तय किया था कि हमारे डॉक्टर ताराचंद छात्रावास के हमारे बहुत ही प्रिय जूनियर छोटे भाई अभिषेक पटेल जी हैं, वह आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी करके बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा साथियों, हमारे डॉक्टर ताराचंद छात्रावास के हमारे बहुत ही प्रिय जूनियर छोटे भाई अभिषेक पटेल जी, जिन्होंने बहुत शानदार सफलता हासिल की है, एसडीएम पद के लिए वो चयनित हुए हैं और वह आ चुके हैं। आ जाओ अभिषेक। वह आपको गाइड करेंगे अभिषेक जी और अपने अनुभव शेयर करेंगे। खास तौर से मैं चाहूँगा कि अभिषेक आपको यह बताएंगे कि कैसे जो बहुत सारे नए विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो उनको सुनने जा रहे हैं, कि वह अपने समय और अपनी ऊर्जा का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग करके कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इलाहाबाद शहर में आने के बाद कई बार हमारे नए प्रतियोगी छात्र भटकाव के शिकार हो जाते हैं। जो रिजल्ट उनको जल्दी मिल सकता है, वह रिजल्ट हासिल करने में उनको कई वर्ष लग जाते हैं। अगर सही समय पर सही लोगों की संगत मिल जाए, सही लोगों के संपर्क में आप आ जाएं, सही लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल जाए, तो आप बड़ी कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज आपके बीच अभिषेक जी, जैसा कि मैंने परिचय बताया है, आपको पहले से भी पता है कि एसडीएम पद के लिए चयनित हैं। अब तक की इस शानदार कामयाबी के लिए हार्दिक बधाई देते हैं छोटे भाई अभिषेक को और आगे के लिए शुभकामना देते हैं कि आगे और आप बेहतर और आगे जीवन में हमेशा कामयाब रहें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा छोटे भाई अभिषेक जी आपसे बातचीत करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि ओपी सर ने परिचय मेरा दे ही दिया है, और सबसे पहले ओपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जहां पर मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं। और इस कोविड के टाइम पे जहां हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से रूबरू ना हो पाते, उस टाइम पर ओपी सर ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूं और अपनी कुछ जो मेरी रणनीति रही या स्ट्रेटजी रही उसके बारे में आप लोगों से जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। तो जैसा कि सर ने बताया, यूपीपीसीएस 2018 में मेरा चयन 77वीं रैंक के साथ एसडीएम पद के लिए हुआ। तो प्रयास में ये मेरा द्वितीय प्रयास था और पहला मेंस था। 2015 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2017 में मैंने एमए कंप्लीट किया और 18 की मेरा अटेम्प्ट था। तो इस समय जो एक कंपटीशन और यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है, उसको लेकर के नए विद्यार्थियों में और पुराने विद्यार्थियों में और मीडियम का और कई तरह के इशू दिमाग में चलते रहते हैं और हमारे अंदर एक डर बना रहता है। तो सिलेबस के बारे में और कैसे पढ़ाई करते हैं, इस चीज़ के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे ऑलरेडी जो टॉपर्स हैं और सिलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने एक डिटेल चर्चा की है और इस पर मैं चर्चा हो सकता है अगले सेशन में भी कर सकता हूं। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो एक डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें जो मनोवैज्ञानिक हैं उन पर पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि जो अभी एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में थोड़ा सा नकारात्मक
जो विचार है वो मन में आते हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन कम समय में हो सकता है। कुछ चीज़ें देखिए, मैंने पढ़ाई तो मैंने की, लेकिन थोड़ा सा लक का भी फैक्टर रहता है, क्योंकि आप मेंस दे के आते हो, आपको ये उम्मीद होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं टॉप लिस्ट पे रहूँगा। तो थोड़ा सा भगवान का साथ या आशीर्वाद रहता है सबका, लेकिन उसके पहले अपनी मेहनत काम आती है। तो आप लोगों से मैं पहले तो ये बोलूँगा कि अपने मन से इस विचार को निकाल दीजिए कि हम इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिल्ली में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं या कुछ ऐसा है। मैं भी आप लोगों के बीच से यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ करके, हाँ दिल्ली गया था मैं तैयारी करने के लिए, तो एक ये तो है कि दिल्ली में थोड़ा सा माहौल का अंतर आ जाता है, लेकिन वो माहौल बनाता कौन है? उस माहौल को आप ही लोग बनाते हैं। माहौल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई जगह नहीं बनाती है, जगह का अंतर पड़ता है, लेकिन जब दिल्ली जाने के बाद एक सीरियसनेस अपने आप जो आती है, क्या वो सीरियसनेस हम इलाहाबाद में रह करके एक अपने आप नहीं ला सकते? क्या मतलब ऐसा ज़रूरी है कि अगर 10 से 12 हज़ार रुपये अगर हम दिल्ली जाके खर्च करें तभी हम सीरियस होंगे? तो इस चीज़ को थोड़ा देखिए कि इलाहाबाद एक जो विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद सिविल सर्विसेज का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज सिलेक्शन में दिन प्रतिदिन इलाहाबाद घटता जा रहा है। लेकिन इस बार के रिजल्ट में यूपीपीसीएस 2018 के रिजल्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और इलाहाबाद के लोगों को मिला लें तो मिनिमम 150 से लगभग लोग चयनित हुए हैं। तो अपने मनोबल को तो ऊंचा बनाए रखिए। उसके बाद ये देखिए कि अपने टारगेट में भटकाव नहीं होना चाहिए। कई बार हम आते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। अगर हमें एसएससी की तैयारी करनी है या बैंक, रेलवे, जिस चीज़ की तैयारी करनी है, अगर सिविल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन या इंटर के बाद तो अपना जो रास्ता है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन तक नहीं, आपको पता है कि हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन तक ऑलमोस्ट सभी की उम्र 21 हो जाती है। उसके बाद से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, तो आपका जो बेस कीमती समय है, जब आपके पास एनर्जी रहती है और उसके अलावा आप हार्ड वर्क कर सकते हैं और घरेलू सपोर्ट भी ज़्यादा रहता है, उस टाइम पर हम अपना सारा टाइम मस्ती में निकाल देते हैं। आज 2018 मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं डाइवर्जन सबके पास होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमसे भी कुछ गलतियां होती थी, टाइम वेस्ट हो जाता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो मैं तैयारी करने चला गया, हो सकता है इसी वजह से आज मुझे जल्दी सफलता मिली। अगर 1-2 साल में और इधर उधर में निकाल देता तो मुझे सफलता देर मिलती। तो पहले तो आप अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे एसएससी के एग्जाम में जाना है तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप सिलेबस के ओरिएंटेड तैयारी करें। अगर आपको सिविल में आना है तो आपको सिविल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब मैं स्पेशली यूपी पीसीएस के बारे में बात करूँगा, और यूपीएससी के भी अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, तो वहाँ पर मैंने फेल्योर भी झेली है। और तो आपके सामने एक असफल स्टूडेंट भी है और एक सफल स्टूडेंट भी है। यूपीएससी में अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली, मैं 2 प्रयास दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन उसी तैयारी पर जब कहते हैं ना कि आप जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। यूपीएससी को लेकर के धीरे धीरे करके ही 4 से 5 साल मुझे हो गया है तैयारी करते हुए, तो धीरे धीरे करके जो नॉलेज में एकुमुलेट हुआ वो नॉलेज मुझे काम आया यूपीपीसीएस में, और यहाँ मुझे सफलता मिल गई। तो अगर 1-2 बार कहीं किसी एग्जाम में आप असफल भी होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो नॉलेज आप गेन किए हैं वो नॉलेज आपका वेस्ट जाएगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो नॉलेज आपको फ़ायदा देगा ही। और एक हिंदी मीडियम के भी मिथ के बारे में बात करूँगा। मेरी 77वीं रैंक थी, जीएस भी मैंने हिंदी मीडियम से लिखा और हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था। और आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हमारे डॉक्टर ताराचंद छात्रावास के ही सम्मानीय और हमारे बड़े भाई ज्वाला प्रसाद सर का भी एसडीएम पद में सिलेक्शन हुआ और अंडर 40 रैंक है, वो भी हिंदी मीडियम से ही है। और अगर तो आप इससे ये देखिए कि, लेकिन ये है कि उनके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो वो कंटिन्यू लगे रहे। इसका रिजल्ट था कि आज वो आया। अगर हमारे जो हमसे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो अपने आप को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एडाप्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग तो अभी 24-25 साल की उम्र में हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी जो नई चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए अपने आप एक तैयार ही रहना चाहिए। और हर तरह की जो समस्याएं हैं उनसे भागने की जगह उनको हमें टेकल करने का माइंडसेट एक रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये भी देखिए, इस समय जो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, या ठीक है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन से आंसर दूंगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए
कि अपना मनोबल ऊंचा रखिए। और सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म है, दिल्ली या जितने संस्थान है, सारे टॉपर्स के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, उनको देखिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। बहुत अनुभव से ही कई बार हम अपनी, जरूरी नहीं कि जीवन में हम ही गलती कर करके सीखें, दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। नहीं करेंगे ऐसा तो आपको टाइम लगेगा। तो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका पूरा यूज करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो मेंस के से रिलेटेड हो, चाहे प्री से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में है उनका यूज करिए। ठीक है, अभी टाइम टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो देखिए, टाइम टेबल का जो है वो आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं लेट नाइट पढ़ता था, लेकिन मुझे लेट नाइट पढ़ने में कुछ दिक्कत हुई और ये हुआ कि मेरी ऐसी हैबिट बन जाती थी, मुझे नींद फिर नहीं आती थी, तो मुझे पीटी में दिक्कत हुई और मेंस में सुबह उठने में दिक्कत हुई। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बस हाँ, ये देखिए कि टाइम टेबल आपको कोई टॉपिक तैयार करना है, आपका लगभग आपने मान लीजिए वीकली या मंथली आपका ये है कि मुझे इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो घंटों के हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए। आपको ये देखना है कि ये जो चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अडॉप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। 1 घंटे 2 घंटे जो भी लग जाए, और कोशिश करिए जब तक एग्जाम नहीं है 6 से 7 घंटे 8 घंटे की स्टडी इनफ होती है। आप जब एग्जाम टाइम नहीं है 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ के तो देखिए, कभी कभार गैप होंगे, सबके साथ होते हैं, सैटरडे संडे गैप हो सकते हैं, लेकिन एक फॉलो करिए कि पहले मैं 6 घंटे तो पढ़ सकूं। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़े, हम भी ऐसे करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सुधार करना पड़ा। एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, अगले 2 दिन गोल, तो ऐसा ना हो। 6 घंटे का 7 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए। 3 सीटिंग में बैठिए, अपने जो भी आपकी वीकनेस है और जिस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देना है उसके हिसाब से आप एक पूरे दिन में 6-7 घंटे भी अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद अगर हम ड्रीम देख रहे हैं कि हमें सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो ये कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी और अपने आप को भ्रम में रखने वाली स्थिति है। तो थोड़ा सा ये करिए। तो टाइम टेबल ये देखिए कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपने जिस चीज़ को पढ़ा है वो कवर हो गई है कि नहीं, बंद करके रखिए। उसके बाद उसको लिख के देखिए कि आपको कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, कि आपने सिर्फ पढ़ के रख दिया। समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, आप उसको सर्च करिए, यूट्यूब सर्च करिए, गूगल सर्च करिए। मतलब आप कोई क्लास कोचिंग करेंगे भी तो क्लास कोचिंग से आपको एक बेस मिल जाएगा, लेकिन क्लास कोचिंग में 700-600 स्टूडेंट के एक ही साथ पढ़ाया जाता है। सबकी कैप्चरिंग पावर, सबका जो प्री नॉलेज अलग अलग होता है। अपने नॉलेज के हिसाब से फिल्टर करिए चीज़, थोड़ा सा न्यूज़पेपर सहारा लीजिए, गूगल यूट्यूब भी करिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी और कुछ चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, तो अपने जो सोच समझ के हिसाब से थोड़ा सा अपना माइंड भी खोलिए। तो कोचिंग के जो हमारे टीचर हैं, अपने अनुभव के हिसाब से बेस्ट वो प्रयास करते हैं कि हम सारी चीज़ें बता दें, लेकिन ये हमारी अपनी क्षमता होती है ना कि हमें कौन सी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कौन सी किस में हमें कमजोरी है। तो या तो सर का सहारा लीजिए, गूगल सहारा, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों का यूज करिए। मतलब अब वो समय नहीं रहा कि आप सिर्फ किताबें बड़ी बड़ी मोटी मोटी ले आए और उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ रहे हैं। ब्रीफ करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर स्पेशली ये टाइम टेबल का जवाब मैंने दे दिया है, एक और क्वेश्चन किसी का आया है, उसका जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ा जाए। सर अपने पढ़ाई के तरीके बता दीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन आया, सर अपने पढ़ाई का तरीका बता दीजिए। तो मैं यूपीपीसीएस को के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। तरीका तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे सारे स्टूडेंट बताते हैं आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। आप जब इनका इस समय जो मेंस का सिलेबस है, आप मेंस के सिलेबस को डिटेल में उनकी जो सब हेडिंग है, आप पेपर 1 में देखेंगे कई सारे टॉपिक ऊपर लिखे हैं, उसके बाद डिटेल में जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को बैठिए धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको अपने सामने रखते हुए, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को अपने सामने रखिए, माइंड में उसको अंदर आत्मसात करिए धीरे धीरे। उसके बाद आपका क्या काम क्या होगा, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं या जहाँ से भी आप कर रहे हैं, उन जो सब हेडिंग है, सब हेडिंग वो अपने आप में एक बुक भी हो सकती है, अपने आप में एक पूरा नोट्स है, उस सब हेडिंग की डिटेल में जाइए। सब हेडिंग की जब डिटेल में जाएंगे तो आप अपने आप उसको 3 से 4 या 5 पेज में एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाते जाइए। ये मेरा तरीका था कि मैंने जो भी मार्केट से कुछ नोट्स थे और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बेसिक नॉलेज जितना भी था, सारी हेडिंग, कोई हेडिंग ऐसी नहीं बची थी कि जिसमें मैंने काम ना किया। किसी में कम किया था, किसी में ज़्यादा किया था, लेकिन लगभग सारी हेडिंग मैंने टच की थी। उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, उनका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, करंट का अगर कोई कंटेंट है जो उससे रिलेटेड है जिसको मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैंने की। अच्छा, एक चीज़ ये भी था, हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी मिल गया था। मेंस प्री के बाद मेंस लगभग 1 साल बाद हुआ, तो हमें टाइम मिल गया था, तो हम आराम से धीरे धीरे करते रहे और तो ऐसी चीज़ें होती रही। तो आप भी ऐसा प्रयास करिए कि करंट से अपने आप को अपडेट करिए।
SDM PCS के थ्रू ही बनते हैं, जिनका भी ये सवाल है। तो PCS UPPSC लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है, उसमें बहुत सारी जो सर्विस होती हैं उसमें एक SDM भी पोस्ट है, और भी कई सारी सिविल सर्विसेज हैं, जैसे DYSP और इन सब के बारे में आप आयोग में और यूट्यूब में देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल है। आशीष कुमार जी का किसी का ये क्वेश्चन था। तो यही सब चीज़ें हैं, और सिलेबस के बारे में बता दिए कि सिलेबस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सिलेबस ही ऐसी चीज़ है जो आपको एक मार्गदर्शन देगी। अगर आप ऐसे ही कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने के लिए कहते हैं ना सिविल में कुछ भी पढ़ो कम है, तो ऐसा नहीं है, कम है। अगर आप ऐसे बिना डायरेक्शन के पढ़ेंगे तो आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे, उससे बस आपका नॉलेज बढ़ सकता है। मेरे से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, और कई बार लक फैक्टर भी होता है कि कभी सफलता किसी को देर मिलती है, तो निराश तो नहीं होना है। ये सबकी एक ये कह सकते हैं कि प्रयास तो हम करते हैं, बट थोड़ा सा तो चीज़ें कुछ होती हैं जिसमें किसी की सफलता जल्दी मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, मैं पिछले 8 से 10 साल से हॉस्टल में जुड़ा रहा हूँ। जो मेन मेरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आता था, वो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हॉस्टल में मैंने देखा है कि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट ईयर से लेकर के हमारे सामने हमने ये देखा कि अगर कोई हमारे बड़े भाई सीनियर जो तैयारी कर रहे हैं अगर लगे हैं तो वो सिलेक्शन जरूर लिए हैं। ऐसा कोई हो सकता है कोई जिस फील्ड में भी लगा हो, सब अपनी अपनी फील्ड में सिलेक्ट होकर के जरूर रहे हैं। तो थोड़ा मोटिवेशन देखिए, अपने इर्द गिर्द निगेटिविटी से थोड़ा बचिए और कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी बनाए रखिए। और चीज़ों में टाइम लगता है, थोड़ा गार्जियंस को भी बताइए कि अब समय लग जाता है, तो समय की परवाह न करिए। बस हाँ ये है कि ये देखिए कि जो समय है उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। कई बार चीज़ें फेवर नहीं आती, एग्जाम लेट हो जाते हैं या रिजल्ट देर आता है, उन चीज़ों पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो बस अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। लेकिन आपका जो टाइम है, जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर दें, जब तक इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, करिए, लेकिन एक टाइम पर तो सीरियस होइए। एक टाइम पर तो सीरियस होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना। अगर ये है कि आपको ऐसे ही मतलब टाइम, हमने भी बहुत चीज़ें करी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही या ऐसा कोई एकदम पढ़ाई समय था, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ठीक ठाक खेल कूद इस सब चीज़ों में लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी फिर तैयारी शुरू की। तैयारी के साथ भी जो पर्सनल टाइम भी बचाइए। ये भी नहीं कि आप एक बंद कमरे में बंद हो गए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़ाई ज़बरदस्ती किताब खोले बैठे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। खेल कूद में भी जाइए, अपना जिस चीज़ में मूवी देखने का मन कर रहा है वो करिए, लेकिन थोड़ा सा अपने प्रति मतलब कष्ट होगा शुरुआत में। जब आप बैठेंगे पढ़ाई करने तो बहुत माइंड इधर उधर भागता है कि मैं ये कर लूँ या ना बैठूँ, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन उसी में लगेगा। आप जाइए, इंजॉय करिए, सारी चीज़ें घूमिए टहलिए भी, लेकिन उसके बाद एक जो फिक्स टाइम है डेली लगभग उसके इर्द गिर्द आप अपने टाइम को पढ़ाई में दीजिए। हाँ, अक्टूबर में 4 अक्टूबर को UPPSC भी लगा हुआ है और 11 अक्टूबर को PCS है। तो आज 26 तारीख है जहाँ तक है, तो समय तो बहुत कम बचा है। अब इस टाइम पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है यही कहना चाहूँगा कि अब आप कुछ नया तो इस समय पढ़ नहीं सकते। पुरानी चीज़ें जो हैं, जैसे PCS के लिए हम घटना चक्र रिवाइज करते ही करते हैं, और सबसे ज़्यादा अब अगर मार्केट में कोई भी करंट का जो नोट्स आ गया हो, करंट की कोई बुक आ गई हो, यहाँ से थोड़ा सा करंट को दीजिए, क्योंकि 15 दिन करंट अफेयर्स तैयार करने में लगते हैं और उसके कई सारे क्वेश्चन भी रहते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो उनको अगर वो आपके सही नहीं होते तो फिर प्री में सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम ही हो जाते हैं। तो 15 दिन का समय लगभग बच रहा है, आप करंट पर फोकस करिए। और इसके पहले सब्जेक्ट जो है वो आपने जो पहले तैयार कर लिए होगा उस पर ही आपको रिलाई करके जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से ऐसा समय नहीं बचा कि आप कुछ नया पढ़ सकते हैं। घटना चक्र को अपने रिवीजन करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना करिए, और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपना, जैसे आप अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उससे अपना एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपना देख लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा तो अच्छा लगना चाहिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। उसके बाद अगर हिंदी मीडियम से हैं तो मैं पर्सनली तो ये नहीं किसी कहूँगा कि ये सब्जेक्ट ख़राब है या कुछ है, लेकिन मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था और मैं ये चीज़ BA से ही हिंदी साहित्य को अपना रखा था और MA में भी हिंदी साहित्य से मैंने MA किया था, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। इवन मैं कोचिंग तो मेरी अब स्टार्ट हुई थी, कोचिंग करने के पहले ही मुझे सिलेक्शन मिल गया। तो जब आपका बैकग्राउंड होता है तो आप भले ही उसको पढ़ के भूल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके राइटिंग स्किल में और हैबिट में वो आ जाता है। तो ऑप्शनल थोड़ा सा सोच समझ कर चुनाव करिए। मार्क्स का भी देखिए कि कौन सी स्कोरिंग है
और उसके साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी देखिए, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे जो स्कोर भी हो, ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं लेकिन वो स्कोरिंग ही नहीं है। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं। और लगभग सारी चीज़ें तो इतने कम समय में बोलना पॉसिबल नहीं है, और अब तो आप संस्थान के माध्यम से भी सर के पास भी जो क्वेरी है या फेसबुक में तो पॉसिबल नहीं है, बट आप संस्थान के माध्यम से या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछते रहिए। मैं कोशिश करूंगा अगर जो भी जितने भी चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूं या जितने लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा। तो ये गांधी अकादमिक संस्थान जो ओपी सर हमारे रिस्पेक्टेड ओपी सर बड़े भाई हैं, इनका सागर एकेडमी आप जान रहे हैं बैंक रोड के पास बना हुआ है। तो इनका आज इन्होंने मुझे ये जो प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से बात करने का, तो उसके लिए मैं सर को धन्यवाद बोलूँगा। और ये सागर एकेडमी का एक गांधी अकादमिक संस्थान है जो पूरी तरीके से सोशल वर्क के पर्पज़ से है। इसमें संस्थान की जो सागर एकेडमी की एक ब्रांच है जहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर रोल प्ले करते हैं। इसके लिए हम सब लोग क्योंकि एक पढ़ाई के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ऐसी नहीं रहती कि हमें कोचिंग कर पाएँ। ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक संगठन में काम करके और ऑर्गेनाइज रूप से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सर के प्रयास को बहुत बहुत उनके लिए आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और इस तरह की चीज़ें वास्तव में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो अगर कोई हमारे बीच से ऐसे प्रयास कर रहे हैं तो हमें रियली उनके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए। और गांधी अकादमिक संस्थान नाम से बैंक रोड पर यह संस्थान अभी चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की न सरकारी और गैर सरकारी सहायता नहीं ली जाती है। ये पूरी तरीके से सागर एकेडमी की जो आप ब्रांच चल रही है, ब्रांच ही इसको मान सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से सोशल वर्क के पर्पज़ से है। और सर एनी क्वेरी, सर कोई क्वेश्चन? सिलेबस पीसीएस IAS आप मेंस का देखेंगे और प्री का देखेंगे तो जो लिखा हुआ सिलेबस है लगभग सेम है। और मेंस की तो आप डिटेल में देखेंगे जब स्नेहा कोई है उनका क्वेश्चन है तो आप जाके एक बार डाउनलोड करिए पीसीएस का भी और यूपीएससी का सिलेबस। दोनों को जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसके बाद पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबको जब आप देखेंगे तो आपको 98% सिलेबस इस समय पर सेम है। यूपी में क्या है, आपको थोड़ा यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस लगभग सेम है। हाँ, पेपर के जो नेचर है उसमें थोड़ा अंतर रहेगा। यूपी पीसीएस का जो प्री का पेपर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होता है और नो डाउट उसमें हमें फैक्ट की चीज़ें ज़्यादा जानकारी रखनी पड़ती है। और यूपी के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सीधे और लेमन रहते हैं। जबकि उसी में आप यूपीएससी में जाएंगे तो उसका तो एक पैटर्न ही अलग है। उसके तो प्री के सारे क्वेश्चन भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस और इन चीज़ों से रहते हैं। लेकिन अगर आप मेंस में जाएंगे, मेंस के आप क्वेश्चन पेपर भी उठा सकते हैं 2017 के भी, 2018 में जो हुए और जो 2019 में उठा रहे हैं। यूपी पीसीएस के भी पेपर जो आया था बहुत अच्छा पेपर था। लगभग यूपीएससी के बराबर तो नहीं था लेकिन यूपीएससी को पूरा टच करता हुआ वैसे ही पैटर्न में पेपर बन रहे हैं। तो इससे आप ये तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर हमारे जो यूपी पीसीएस आयोग है उसके भी पेपर में आपको कोई नेचर में यूपीएससी से कोई कमी नहीं समझ में आएगी कि आपको ये लगे कि ये एग्जाम ईजी है वो टफ है। मेंस में सिलेबस भी सेम है, पेपर का पैटर्न भी, नेचर भी, सारी चीज़ें सेम है। आप तैयारी लगभग सेम रख सकते हैं। यूपी के लिए थोड़ा सा आप जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए, ओरिएंटेड हो सकते हैं। आप यूपीएससी की अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई करें तो लगभग आपको यूपी पीसीएस का 99% सिलेबस कवर है। बस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्री के लिए स्पेशल फोकस यूपी पीसीएस में थोड़ा आपको फैक्ट ओरिएंटेड होना होता है। तो मार्केट से देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 10 से 20 साल के, जो भी किसी भी पब्लिकेशन का आपका 10 से 20 साल के क्वेश्चन मार्केट से लेकर के उनको रिवाइज कर डालिए। एक बार आपने जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बोलूँगा, जैसे जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपने डिटेल पढ़ लिया, आपने एक नोट्स बना लिया। अब नोट्स के बाद आप किताब भी पढ़ लिए। किताब एक स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ें नहीं आ पाती। उसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए कि हमें कितना याद है, कम से कम ये तो देखना पड़ेगा ना परीक्षा में बैठने से पहले कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके लिए प्रीवियस ईयर जो सीनियर्स हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो तो उनको तो सब ये चीज़ें पता ही हैं और इवन वो उन्हीं से हमने ये सब जाना, वो हमें सजेस्ट किए। तो जो मेरे जूनियर्स हैं या आगे आने वाले तो अभी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बोल रहा हूँ
कि आप कोई भी सब्जेक्ट है उसकी एक बुक और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नोट्स बनाइए या मार्केट से ले लीजिए, आप क्लास कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद एक बुक पढ़ लीजिए, प्लस में आप जो भी पिछले प्रीवियस ईयर 20 साल 25 साल के क्वेश्चन हो पीसीएस के और आयोग के जितने भी क्वेश्चन आए हो उनको सॉल्व करिए। उनको सॉल्व किए बिना आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। साइंस वालों के लिए ऑप्शनल पेपर पूछा है, तो साइंस का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से ही जुड़ा हूँ। तो उसमें भी साइंस में अब आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपको जैसे केमिस्ट्री है या थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप सिलेबस डाउनलोड करिएगा उसमें जो आयोग की साइट है कि वहाँ से देखिएगा कि पहले कौन कौन से ऑप्शनल है साइंस में। उसके बाद जो ऑप्शनल है उसमें देखिए कि आप उस ऑप्शनल में अपने आप को मजबूत हैं कि नहीं। पता चले आप ऑप्शनल तो ले लिए, आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो एक बार देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। तो ऑप्शनल सारे अच्छे हैं, बस आपको वो आना चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब देखा देखी नहीं कि हाँ सुन रहे हैं कि मैथ में अच्छा नंबर मिल रहा है, मैथ ले लिए, साइंस के हैं अगर हम, फिजिक्स में मिल रहा है लेकिन उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। और आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको बेस्ट विशेष और धन्यवाद। और गांधी अकादमिक संस्थान सागर एकेडमी और ओपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं ऐसे ही कनेक्ट रहूँगा आप ही लोगों के। अभी तो जब तक ट्रेनिंग नहीं भी स्टार्ट हो रही तब तक टाइम भी है, फ्री है, तो आप अपनी क्वेरी डालते रहिए। और थोड़ा सा यही कहूँगा कि अपना भी माइंड खोलिए और अपने आप से चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, सर्च करिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हर दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। थोड़ा सा अपने आप को भी अपना दायरा बढ़ाइए और स्मार्ट बनिए, थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है।